धूम्रपान स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। चलो नशे पर वार करें। सबसे पहले खुद से शुरुआत करें। नमस्कार। विद्या भारती के प्रांगण में आज पुनः तेजस्वी भव अभियान की अगली कड़ी में हमारे साथ कुछ नए मेहमान, कुछ नए वक्ता। हमारे ठीक बाएं आज के कार्यक्रम के अध्यक्ष, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के वरिष्ठ प्रचारक और इतिहास संकलन योजना के अखिल भारतीय सह संगठन मंत्री श्री संजय जी भाई साहब हैं। संजय जी भाई साहब, आपका परिचर्चा में स्वागत है। संजय जी भाई साहब के ठीक बाएं डॉक्टर रेणु महेंद्रा, होम्योपैथी में बहुत बड़ा नाम, बहुत ही अच्छे तरीके से होम्योपैथी को कैसे उपयोग किया जा सकता है, इस पे आपका विषय आ जाएगा सामने। डॉक्टर रेणु महेंद्रा के बाएं प्रोफेसर ज्योत्सना सिंह, फिजिक्स की लखनऊ विश्वविद्यालय की एसोसिएट प्रोफेसर हैं और पारंपरिक रूप से शिक्षा जगत से जुड़ा हुआ परिवार है आपका। विश्वविद्यालय में जितने भी बच्चे आते हैं उनमें लगभग आधी छात्राएं होती हैं। आज बहुत से विषय ऐसे हम उठाएंगे जो शायद पहले कभी विचार में नहीं लिए गए। तो नशा एक ऐसा विषय, नशा मुक्त भारत अभियान चलाने की आवश्यकता क्यों पड़ी, क्यों प्रधानमंत्री जी ने इसको एक विभाग के अंतर्गत करके नशा मुक्त भारत अभियान की शुरुआत करवाई, इसके पीछे गहरी सोच है। भारतवर्ष की सीमाएं जिन देशों से जुड़ती हैं उन सभी देशों में इस समय नशे का ज़बरदस्त कारोबार होता है। अफ़गानिस्तान नंबर 1 पे, इंडोनेशिया, म्यांमार, ये सारे वो देश हैं जो नशे के सप्लायर हैं। भारत की युवा आबादी बढ़ती जा रही है, हम सफलतापूर्वक विश्व के पटल पर बढ़ते जा रहे हैं। आज हम आर्थिक रूप से विश्व की 5वीं सबसे बड़ी शक्ति हैं। आने वाले वर्षों में हम विश्व की 3री सबसे बड़ी शक्ति बनने जा रहे हैं। तो हमारी युवा पीढ़ी को समाप्त कर दिया जाए, हमारे आने वाले भविष्य को नष्ट कर दिया जाए, इसलिए नशे को तेज़ी से फैलाया जा रहा है और ये भारत के सारे विरोधियों का एकजुट प्रयास है। इस नशे में अगर छात्राएं आ जाती हैं, वो लड़कियां आ जाती हैं जो अभी एजुकेशन के दौर पे हैं, तो पूरा परिवार नष्ट होता है। आज के कार्यक्रम में मैं सबसे पहले संजय जी से अनुरोध करूंगा कि छात्राओं के या लड़कियों के नशे की तरफ तेज़ी से झुकने का क्या कारण है, क्या सामाजिक ऐसी परिस्थितियां पैदा हो गई हैं कि ये महानगरों से बढ़ते बढ़ते ये बीमारी अब छोटे नगरों और गांवों तक पहुंच रही है, इस पर मार्गदर्शन करने की कृपा करें। नमस्कार। ये एक गंभीर विषय है। वास्तव में व्यक्ति के जीवन में संस्कार, सन्निवेश के कारण उसकी प्रवृत्ति विकसित होती है और प्रवृत्ति के विकसित होने से रुचि उत्पत्ति होती है। रुचि से उसका मत तैयार होता है। आज जो रुचि उत्पन्न हो गई है, नशा की ओर एक बढ़ चला है, एक वर्ग। ये सभी जगह पूरे देश भर में ध्यान में आ रहा है। मैं 3 वर्ष पहले एक ग्रामीण क्षेत्र के एक ब्लॉक का सर्वेक्षण कराया था, तो गांव में भी मुझे भी आश्चर्य लगा कि लगभग 43% परिवारों में सहज रूप से ये नशा प्रवेश कर गया है, जो कभी दिखता नहीं था। तो बड़ी तेजी से ये नशा बढ़ रहा है। इसका एक बहुत बड़ा कारण है कि विश्व में भारत के खिलाफ एक संगठन भी, षड्यंत्र भी चल रहे हैं नेपाल की ओर से। अफगानिस्तान में भी बताया यह है कि सबसे ज़्यादा अफीम का निर्माण और ऐसी तत्वों का निर्माण वहीं से हो रहा है और उसके माध्यम से, पाकिस्तान के माध्यम से भारत में प्रवेश कर रहा है। तो हमारे शत्रु तो इस दिशा में काम कर ही रहे हैं, वो उपलब्धि भी करा रहे हैं।
दूसरा एक बहुत बड़ा कारण है, हमारे जो परिवार है वो धीमे धीमे एकल की ओर बढ़ रहे हैं, छोटे होते चले जा रहे हैं। पहले एक संयुक्त परिवार होता था, उसके कारण परिवार में बच्चों के साथ संवाद रहता था। संवाद के कारण उनकी आत्मीयता के द्वारा उनको संभालने की ओर ध्यान दिया जाता था। और एक बात मैं अक्सर कहता हूँ कि जो बालिका होती है वो किसी केवल परिवार की संपत्ति नहीं होती है, वो पूरे गांव की होती है। तो पूरा समाज जो है ये ध्यान रखता था कि ये बालिका का मन जो है वो ठीक रहना चाहिए, और इसलिए पूरा गांव ही एक परिवार जैसा उसको संभालने का प्रयत्न करता था। आज दुर्भाग्य से जो एकल प्रकृतियां जो विकसित हो जा रही है, या समय इतना व्यस्त होता जा रहा है कि हम बच्चों को संवाद ही नहीं कर रहे हैं, उनको आत्मीयता नहीं दे पा रहे हैं, और इस आत्मीयता के अभाव के कारण वो एक विशेष प्रकार का आनंद लेने के दृष्टिकोण से एक गलत फहमी के शिकार हो जा रहे हैं। जहाँ तक बच्चियों की बात है तो बच्चियाँ इतनी समझदार नहीं होती, परिस्थितियों को इतना समझ नहीं पाती, और वह जो एक टीन एज जिसको कहते हैं उसमें वो बच्चियाँ इन षड्यंत्रों में फंस जाती है। उनका चारों ओर का जो वातावरण है उस वातावरण में ही वो आनंद खोजने लगती है, और उसी में वो एक गलत दिशा की ओर बढ़ जाती है। तो एक बहुत दुखद विषय है और एक गंभीर विषय है। इस राष्ट्र को बचाने के दृष्टिकोण से, समाज को बचाने के दृष्टिकोण से हमारे अभिभावक को, हमारा जो उसका सन्निवेश है, हमारा जो वातावरण है, उस वातावरण में जो लोग ऐसे कारक हैं उनको इस विषय में गंभीरता रूप से चिंतन करना पड़ेगा। और एक सौरभ जी ने एक गंभीर विषय जो उठाया है ये बहुत महत्वपूर्ण है, और इस विषय पर हम सबको गहराई से चिंतन करना चाहिए। धन्यवाद संजय जी भाई साहब। निश्चित रूप से एकल परिवार और संयुक्त परिवार व्यवस्था का छिन्न भिन्न होना इसका एक बड़ा कारण है। महानगरों में तो कम से कम ये स्थिति बहुत ही गंभीर है। इन सारी अवस्थाओं के बीच में डॉक्टर एक ऐसा प्रोफेशन है जो माँ बाप से भी मिलता है, उन बच्चों से भी मिलता है, और उन नशे के शिकार लोगों से भी मिलता है। हमारे बीच में बहुत ही सम्मानित डॉक्टर रेणु महिंद्रा जी हैं। छात्राओं में नशे की प्रवृत्ति जिस तरह से बढ़ रही है, या कहें फीमेल स्टूडेंट जिस गति से और जिस तेज़ी से नशे की तरफ बढ़ रहे हैं, उसका क्या कारण है, कैसे अभिभावक उसको समझें, और आप एक प्रोफेशनल के तौर पे क्या सजेशंस देंगी, इस पे मार्गदर्शन करने की कृपा करें। धन्यवाद। देखिए, जिस तरह हमारा भारत तरक्की की तरफ बढ़ रहा है, उसी तरह में ड्रग की वजह से विनाश की तरफ भी हो रहा है। अब महिलाओं में पहले ये प्रवृत्ति नहीं देखी जाती थी, लड़कियों में भी, यंग लड़कियों में भी नहीं देखी जाती थी, लेकिन धीमे धीमे ये देखा जा रहा है कि अब लड़कियों में इसकी जो ड्रग लेने की और नशा करने की जो प्रवृत्ति है वो बढ़ती चली जा रही है। इसका मुख्य कारण जो मुझे लगता है कि समाज में जो है पेरेंट्स को चाहिए कि अपने बच्चों की देखभाल बहुत अच्छी तरह से करें, वातावरण को शुद्ध रखें, अपने परिवार में बैठ के फैमिली एटमॉस्फेयर को फ्रेंडली बनाएं, ताकि बच्चे अपने में एका जो है अपने को अलग थलग ना समझें। होता क्या है कि आजकल परिवार छोटे छोटे हैं, 1 या 2 बच्चे होते हैं, पेरेंट्स बच्चों पे पैसा तो खर्च करते हैं लेकिन समय नहीं देते हैं। जब समय नहीं देते हैं तो जब बच्चे बड़े होते हैं तो वो तलाशते हैं अपने फ्रेंड सर्कल को। जब फ्रेंड्स में सर्कल को तलाशते हैं तो कभी कभी नादानी में उनकी संगति खराब हो जाती है। जब संगत खराब हो जाएगी तो बट नेचुरल उनमें बुरी आदतें आने लगेंगी। पेरेंट्स के पास, माँ के पास ख़ास तौर से इतना समय होना चाहिए जो अपने बच्चों की आदतों को पहचाने
और उनको समय दें। ये नहीं है कि बच्चे पैसा दे दिया, ये नहीं देखा बच्चे कहाँ खर्च कर रहे हैं, ये मोबाइल दे दिया महंगा महंगा, ये नहीं देखा बच्चे क्या देख रहे हैं, और जब रात में पढ़ रहे हैं तो ये नहीं देखते हैं उठ के कि वो क्या पढ़ रहे हैं। इस तरह से उनको वॉच करना, उनको समय देना, उनकी प्रॉब्लम्स को सुनना, ये परिवार के जो पेरेंट्स हैं उनकी जिम्मेदारी है। जहाँ तक मैं सोचती हूँ कि माँ की जिम्मेदारी बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि वो बच्चे के साथ मतलब बच्चे को पालती है, पोसती है, तो अपने संस्कार उसमें डालती है। अगर माँ केयरलेस होगी, माँ अपना समय नहीं देगी, तो बच्चे में बट नेचुरल कुछ ना कुछ बुराइयाँ उत्पन्न होने लगेंगी। जहाँ तक कि आप देख रहे हैं बच्चे, लड़कियाँ जो हैं अगर उनके फ्रेंड सर्कल में जाती हैं तो आप ये वॉच करिए कि बच्चियाँ किस फ्रेंड्स के साथ हैं उनकी। आप कभी कभी आप अच्छा तो नहीं लगता है कि घर में रह के उनके बैग को तलाशें या उनकी चीज़ों को देखें, पर धीमे धीमे से इन चीज़ों को वॉच करना चाहिए कि बच्चे क्या कर रहे हैं। अगर आपको लग रहा है कि हमारे बच्चे का मूड कुछ चेंज हो रहा है, चिड़चिड़ापन है, गुस्सा ज़्यादा आ रहा है, या लॉस ऑफ एपेटाइट है, या सोने की आदत बहुत है, हर समय नींद में है, तो आपको समझना चाहिए कुछ ये गलत डायरेक्शन में जा रहा है। तो आपको चाहिए कि उसको खोजें, डांटे नहीं, हड़काएं नहीं, मारे नहीं, लेकिन प्यार से समझाएं और प्यार से उसको देखने की कोशिश करें और समझने की कोशिश करें कि क्या है, क्यों, किस कारण ऐसा हो रहा है। जहाँ अगर आपको ये पता लगता है कि मान लीजिए बच्ची हमारी जो है नशा कर ही रही है, तो आपको उसके लिए उसका ट्रीटमेंट कराना चाहिए, डॉक्टर्स को मिलवाना चाहिए, काउंसलिंग करानी चाहिए, ना कि उसको डराएं, धमकाएं, मारें, ये नहीं करना चाहिए। जितना आप प्यार से उसको समझाएंगे, जितना आप कायदे से उसको समझाएंगे, तभी वो ये बुरी आदत को छोड़ सकती है। ये जानते हैं नशा जो है, नशा छोड़ना इतना आसान नहीं है, क्योंकि नशे की शरीर को एक ज़रूरत सी हो जाती है। तो होता क्या है, पहले तो आदमी थोड़ा सा नशा करता है, फिर उसको वहाँ पे वो सैचुरेट हो जाता है ब्रेन, फिर वो थोड़ा और ज़्यादा करता है उतने प्लेज़र के लिए, तो इस तरह उसकी जो है मात्रा बढ़ती चली जाती है। तो अगर हम इस चीज़ को शुरुआत से ही रोकेंगे तो 100% हम अपने बच्चे को सही दिशा में लाएंगे। महिलाओं का ये नशीली चीज़ों का सेवन करना इसलिए भी बहुत खतरनाक है, क्योंकि एक तो इसकी वजह से हार्मोनल, क्योंकि पुरुष से महिला का शारीरिक बनावट अलग है, तो आप जब ये सेवन करते हैं तो इससे एक तो एस्ट्रोजन हार्मोन प्रभावित होता है, उसके जब एस्ट्रोजन बॉडी में ज़्यादा रहता है तो कैंसर के खतरे ज़्यादा बढ़ जाते हैं। रह गए ऑस्टियोपोरोसिस जैसी बीमारी हो सकती है, लिवर सिरोसिस हो सकता है, किडनी फेल हो सकती है, हार्ट की प्रॉब्लम हो सकती है, हाइपरटेंशन हो सकता है, तरह तरह की बीमारियां महिलाओं को हो सकती हैं। और बच्चा पैदा करने में बच्चों पे इसका बहुत बुरा को प्रभाव पड़ता है, जिससे बच्चे भी जो है स्पेशल चाइल्ड की तरह पैदा होते हैं, उनमें मानसिक विकास नहीं हो सकता है, जिससे आगे के भारत की जो जनसंख्या है वो प्रभावित होती है, उससे हमारे देश का विकास रुकता है। और घर में खुद भी प्रॉब्लम, अगर बच्चा स्पेशल चाइल्ड है तो आपके लिए भी एक समस्या है। तो माँ को चाहिए अपने बच्चे को ठीक से रखने के लिए अपनी जिम्मेदारियों को समझे और उसको पूर्ण रूप से समझ के अच्छे परिवार को अच्छे से चलाएं, अपने बच्चे की अच्छा पालन पोषण करें, खुद नशा ना करें और ना ही अपने बच्चों को नशा करने दें। धन्यवाद डॉक्टर साहब। निश्चित रूप से भारत मातृशक्ति प्रधान देश है। यहाँ पे माताएं और बहनें समाज, परिवार और समूह संचालित करती हैं और उनको इन सभी दुर्व्यसनों से बचने की बहुत आवश्यकता है। हमारे बीच में प्रोफेसर ज्योत्सना सिंह जी हैं। आप लखनऊ विश्वविद्यालय के कैंपस में हैं। विश्वविद्यालय पूरे देश में बड़े संक्रमण के दौर से गुजर रहे हैं और जो बड़े इंस्टीट्यूशंस हैं वो भी ऐसे ही दौर से गुजर रहे हैं। इसमें छात्राओं को करियर की तरह से भी यूज किया जा रहा है और बहुत सारे जो बड़े गैंग्स हैं जो इस तरह के नशे के कारोबार में जुड़े हुए लोग हैं,
बड़े सक्षम लोग हैं और इतने सक्षम हैं कि ये देश और राष्ट्र में अच्छा खासा परिवर्तन करने तक की क्षमता रखते हैं। तो प्रोफेसर ज्योत्सना सिंह जी, आपसे ये अनुरोध है कि कैंपस के अंदर का वातावरण और घर के वातावरण के बीच में जो गैप है, जिसकी वजह से तरह तरह की प्रवृत्तियां बढ़ रही हैं, क्या ये कारण है नशे की तरफ छात्राओं के जुड़ने का, या कोई अन्य कारण? इस पर मार्गदर्शन करने की कृपा। सर्वप्रथम तो मैं विद्या भारती के इस प्रयास की कि उन्होंने इस समसामयिक विषय को लिया और उस पर हमको चर्चा करने का अवसर दिया, मैं उनको धन्यवाद देती हूँ। और जैसे कि अभी मैंने डॉक्टर साहब का और सोशल एस्पेक्ट पे मैंने बात सुनी, तो मेरा इस विषय में, मैं इस शिक्षा से कम 18 साल से जुड़ी हुई हूँ। तो मैंने 18 साल में आते आते बच्चों को देखा है और उनमें लगातार आने वाले चेंजेस को भी देखा है। तो अभी जैसे अगर हम लड़कियों की बात करें, जो हमारी फीमेल स्टूडेंट्स हैं उनकी अगर हम बात करें, तो हम रेगुलर देख रहे हैं, तो जो सबसे पहला चीज़ हमें देखने को मिलती है कि अब हमारे पास फीमेल स्टूडेंट्स का नंबर बढ़ रहा है। जैसे मैं फिज़िक्स भौतिकी में हूँ, जिस समय मैं स्टूडेंट थी मेरे क्लास में केवल 7 फीमेल छात्राएँ थीं, बाकी सब मेल्स थे। लेकिन अब मैं देखती हूँ फीमेल छात्राएँ मतलब बराबर की हो गई, 50-50%, इवन 70-30% ये रेशियो हो गया है। तो सबसे पहला रीज़न तो ये हो रहा है कि अब क्या हो रहा है, छोटे छोटे जगह से बच्चे मूव करके शहर की तरफ आ रहे हैं, अपने घरों को छोड़ रहे हैं बच्चे। तो जब बच्चे अपने घरों को छोड़ रहे हैं, वो आ रहे हैं विद्या प्राप्त करने के लिए किसी बड़े शहर की तरफ, तो वो कहाँ रहेंगे? या तो हॉस्टल में रहेंगे और या वो विश्वविद्यालय के परिसर में रहेंगे। दो ही जगह वो बच्चे अपना अधिकतर समय गुजारेंगे। तो जब इन दो जगह पे उनका अधिकतर समय गुजरने वाला है, तो हमें सबसे पहला प्रयास ये करना चाहिए कि जो बच्चे हमारे विद्यालय परिसर के अंदर आ रहे हैं, उनको सिर्फ हम पढ़ाई और केवल पढ़ाई, देखिए एक दिमाग की एक कैपेसिटी होती है, और जब वो उससे ज़्यादा आप उसको, आजकल आप देख रहे हैं कॉम्पिटिटिव एरा बहुत बढ़ रहा है, बच्चों के पास बहुत प्रेशर है, पेरेंट्स इतना प्रेशर डालते हैं, आप क्या करोगे क्या नहीं करोगे, हर पेरेंट, क्योंकि वो चाहता है कि उसका बच्चा आगे चल के कहीं ना कहीं समाज में अपना स्थान बनाए। तो वो स्थान बनाने की जो एक होड़ है, ये होड़ में बच्चा आगे बढ़ता जा रहा है किताबों की तरफ। पेरेंट्स चाह रहे हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज गेन करें और वो एकदम अव्वल आ जाए। तो पहले तो मेरी पेरेंट्स से भी ये गुजारिश है कि बच्चों पे इतना प्रेशर ना करें कि वो उस प्रेशर में, और उनका कंपैरिजन बिल्कुल मत करें। ना टीचर को कंपैरिजन करना चाहिए स्टूडेंट का, ना पेरेंट्स को कंपैरिजन करना चाहिए। अगर मैं एक क्लास में मेरे 50 स्टूडेंट हैं, 50 स्टूडेंट 50 तरह के होंगे, 50 में एक क्वालिटी ज़रूर होगी। हो सकता है एक स्टूडेंट में 10 क्वालिटी हो, किसी स्टूडेंट में एक ही क्वालिटी हो, लेकिन जिसके अंदर 10 क्वालिटी है और जिसके अंदर एक क्वालिटी, टीचर के अंदर कम से कम ये क्षमता होनी चाहिए कि वो स्टूडेंट की उस क्वालिटी को समझ पाए और उसको सार्वजनिक प्रशंसा दे। प्रशंसा हर एक आदमी को चाहिए अपने व्यक्तित्व को विकसित करने के लिए। आप जब तक उसको अप्रिशिएट नहीं करेंगे उसके फैकल्टी, क्योंकि वो अभी एज क्या है, वो अभी बहुत टेंडर हैं, उनको डेवलपमेंट चाहिए। तो डेवलपमेंट चाहिए में हम उनको कैसे हेल्प कर सकते हैं? वी कैन शेप देम, लेकिन उसके संग हमें उनको शेप करने के लिए अपना हाथ लगाए रहना है। तो हाथ लगाए रहना है तो दैट मीन्स उनके सारे पॉजिटिव और नेगेटिव एस्पेक्ट को हम एज अ टीचर सारे शायद नेगेटिव एस्पेक्ट नहीं जान सकते हैं, लेकिन वो एक पॉजिटिव एस्पेक्ट हम ज़रूर जान सकते हैं, वो हर स्टूडेंट के अंदर है। दूसरा, मैंने एक जो बहुत ज़्यादा ड्रास्टिक चेंज देखा है सोसाइटी में, अब इसको आप कहिए कि मतलब हम लोग तरह तरह से बात कर रहे हैं कि ऐसा हो रहा है ऐसा हो रहा है। पहले अगर हमें याद है कि पहले हर एक घर के अंदर 4 बजे सुबह उठते था, हर इंसान 4 बजे सुबह उठ जाता था। जो सुबह की ऊर्जा होती है वो बहुत पॉजिटिव होती है। अब बच्चे सुबह 4 बजे उठ के पढ़ना स्टार्ट करते थे, वो अपना दिनचर्या शुरू करते थे, पढ़ाई करते थे, स्कूल आते थे, घर जाते थे, सोते थे, फिर पढ़ते थे, लेकिन 10 बजे दिनचर्या ख़त्म हो जाती थी। 10 बजे मैं लेट बता रही हूँ, लेकिन आजकल बच्चों की दिनचर्या क्या चलती है? आजकल बच्चों की दिनचर्या, आप हॉस्टल में अगर जाइए
वो मतलब ब्रेकफास्ट अधिकतर बच्चे मिस कर रहे हैं। वाई? क्योंकि वो उठ ही नहीं पा रहे हैं। क्यों नहीं उठ पा रहे हैं? क्योंकि उनकी लेट नाइट स्टडीज़ की आदत है। तो लेट नाइट स्टडीज़ की आदत है अब, और एक जनरल ट्रेंड चल गया है ये कि आप कभी भी किसी बच्चे से पूछे क्या कर रहे थे, हम रात को मैम हम रात को ही पढ़ पाते हैं क्योंकि रात को शांति रहती है, तो सुबह भी शांति रहती है। तो कम से कम एक कल्चर, ये जो हमें अपना सुबह उठने वाला कल्चर है और जल्दी सोने वाला कल्चर है, उसको ज़रूर से रिवाइव करना पड़ेगा अगर हम चाहते हैं कि हमारे दिन की उजाला है, बच्चा जो कर रहा है हमारी आँख के सामने कर रहा है, चाहे वार्डन की आँख के सामने कर रहा हो, चाहे पेरेंट की आँख के सामने कर रहा हो। अब एक बार 10 बज गया, उसके बाद बच्चा अपने कमरे में पढ़ाई कर रहा है, क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा, हमें कोई आइडिया नहीं है, क्योंकि हम जान ही नहीं सकते हैं। उस समय आप दिन भर के काम करे होते हैं, कोई भी हो, चाहे पेरेंट्स हो, चाहे वार्डन हो, चाहे जो हो, वो दिन भर काम करके थक जाता हो। एक समय के बाद हर एक को स्लीप चाहिए। स्टूडेंट एजुकेशन उनको अर्न करना है तो वो अपना टाइम उस हिसाब से अरेंज करते हैं। मे बी वो रात को पढ़ना चाहे, और मैं ये नहीं कहती हूँ कि रात को पढ़ने वाला हर स्टूडेंट ये प्रॉब्लम कर रहा है, लेकिन रात को पढ़ने वाला स्टूडेंट में वॉचफुल हो पाना बड़ा मुश्किल है। तो अगर हम किसी तरह से थोड़ा सा ये एफर्ट करें कि हम स्टूडेंट्स के सुबह उठने की आदत एक तरह से हम कल्टीवेट करें कि भाई आप सुबह जल्दी उठिए, सुबह उठने में क्या प्रॉब्लम है, कुछ ना कुछ हमें उनको कुछ लालच देना पड़ेगा सुबह उठने के लिए, कुछ उनको फ़ायदे बताने पड़ेंगे सुबह उठने के लिए। और मान लीजिए अगर हमारे बच्चे जो अगर घर के अंदर हैं तब तो ठीक है, लेकिन अगर जैसे ही घर से बाहर आ रहे हैं और घर से बाहर आकर के वो कैंपस के अंदर आ रहे हैं, तो अगर आप दिन भर हम पढ़ाई के संग कुछ उनको फिजिकल लेबर भी कराते हैं, फिजिकल लेबर इन द सेंस स्पोर्ट्स एक्टिविटी में आप उन्हें एंगेज करिए। एनर्जी इतनी है यूथ में, आप सिर्फ पढ़ाई करा के उनकी एनर्जी ख़त्म नहीं कर सकते हैं। मेंटली आप उनको एग्जॉस्ट कर लेंगे, लेकिन फिज़िकल एनर्जी आप उनकी नहीं ख़त्म कर पाएंगे। तो फिज़िकल एनर्जी अगर उनके पास बची रहेगी तो वो क्या करेंगे, उनके अंदर अनरेस्ट रहेगा, वो कहीं ना कहीं चाहेंगे उस एनर्जी को ख़त्म करना। तो उस एनर्जी को ख़त्म करने के आजकल 100 तरीके ईजिली अवेलेबल हैं, लेकिन वो उन 100 तरीक़ों में बच्चे के पास ज्ञान नहीं है ना कि इन 100 तरीके में कौन सा तरीका हमारा सही है। तो कम से कम हमें कुछ इस तरह की फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ बढ़ानी चाहिए करिकुलम में, जिससे कि स्टूडेंट थोड़ा एंगेज रहे और उस एंगेज रहने के संग मतलब उसके पास ऐसा समय ही ना रहे वो जाए थक के सो जाए, उठे फिर पढ़ाई करे। और उसके बाद मुझे लगता है इस दिशा में अगर छोटे छोटे हम प्रयास करेंगे तो हम कहीं इस समस्या से बहुत जल्दी पार पा पाएंगे। धन्यवाद प्रोफेसर ज्योत्सना सिंह जी। जो पारिवारिक वातावरण बदला है, जो कट ऑफ मेरिट का दौर चालू हो गया है, और कट ऑफ मेरिट में भी 99% से पेरेंट्स सेटिस्फाइड नहीं हैं, बच्चों की लाइफ स्टाइल चेंज हो जाना, लेट नाइट स्टडी करना, लेट मॉर्निंग में देर से उठना, ये सब बहुत से ऐसे कारण हैं जो शायद इस नशे की लत की तरफ झुकाने में बहुत ज़्यादा सहयोग कर रहे हैं। लाइफ स्टाइल में चेंज कहीं ऐसा तो नहीं कि भारतीय शिक्षण पद्धतियों से अलग जो पाश्चात्य शिक्षण पद्धति हम लोगों ने अडॉप्ट कर ली है, जिसमें हम एंटरप्रेन्योर बनाने की बजाय केवल नौकरी के लिए एक फौज तैयार कर रहे हैं, बच्चों को एक पेपर पकड़ा रहे हैं जो कट ऑफ मेरिट के हैं और उसके आधार पे वो इधर से उधर। जबकि भारत में पूर्व में रोज़गार की कोई समस्या नहीं थी, सारे तरह के रोज़गार ग्राउंड पे ही थे। तो संजय जी, भाई साहब, आपसे ये एक अनुरोध है कि सामाजिक परिवर्तन जो शिक्षण पद्धति के माध्यम से आया, जिसको न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 के माध्यम से फिर से हम लोग रेस्टोर करने का प्रयास शुरू कर चुके हैं, क्या ये सामाजिक परिवर्तन इसका कारण तो नहीं बन गया है? और अगर बन गया है तो इसमें क्या सुझाव है आपका, कैसे सुधार किया जाए? नहीं, बहुत अच्छा ध्यान दिलाया है। एक जो हमारी एक दृष्टि बन गई है कि जीवन में हमको पैसा कमाना है और सुख का माध्यम सिर्फ पैसा है, तो जो सुख की ये परिभाषा हो गई है
और उसके कारण शुरू से ही हमने बच्चा का जन्म हुआ, वो थोड़ा सा भी समझ आया तो उसको है तुमको डॉक्टर बनना है, तुमको इंजीनियर बनना है, तुमको सीए बनना है, तो उसकी दृष्टि वैसे भर दी गई। इसलिए बच्चे के बचपन से ही हमने उसको पढ़ाने की एक शैली विकसित कर दी है, उसके सामने एक प्रतिस्पर्धा भर दिया है, और वो एक स्पर्धा की दौड़, बच्चा शिशु से ही वो स्पर्धा की दौड़ में, तो उसका जो एक विकास होना चाहिए था स्वाभाविक, वो विकास रुक गया है। उसकी जो कलात्मक वृत्तियां हैं वह विकसित होनी चाहिए थे, उस ओर हमारा ध्यान ही नहीं है। और इसलिए जब कलात्मकता या संवेदना या सहिष्णुता, ये प्यार, करुणा, यह जो भाव विकसित होने चाहिए था, हमने उस ओर विकसित करने की ओर ध्यान ही नहीं दिया है। हमारी जो शिक्षा है वो एक कॉमर्शियल हो रही है। हमने सिर्फ पैसे कमाने की होड़ में हम इतना बढ़ गए हैं कि बच्चे के अंदर करुणा, संवेदना या विकसित होनी चाहिए, इस ओर ध्यान ही नहीं है। हम एक मशीन तैयार कर रहे हैं, और ये मशीन बनाने की जो होड़ है, इसका एक बहुत बड़ा कारण है। हमने व्यक्ति को यंत्र बना दिया है, और इसलिए यंत्र की जो यंत्रणा है उसको भुगतना पड़ रहा है। और इसलिए हमको अपनी जो ये नई शिक्षा नीति जो आने वाली है, इसमें इस विषय पर बहुत गंभीरता से विचार किया गया है। अपनी जो सौभाग्य से जहां हम बैठे हैं विद्या भारती, इसकी शिक्षा व्यवस्था में ये जो कलात्मकता है, ये पंच प्राण शिक्षा व्यवस्था यहाँ प्रारंभ की गई है, जिसमें गीत के माध्यम से, नृत्य के माध्यम से, संगीत के माध्यम से हम उसकी कलात्मक वृत्ति की वृद्धि करने के लिए, संवर्धन करने के लिए हम प्रयत्न करते हैं। बहन जी ने भी ध्यान दिलाया है कि शारीरिक विकास के साथ साथ जो मानसिक विकास है, उसके लिए खेलों का बहुत बड़ा महत्व है। खेल केवल शारीरिक ही नहीं विकास करते हैं, व्यक्ति के अंदर जो अहंकार है उसको नष्ट करता है। मिलकर के काम करने की जो वृत्ति है, यह खेल के माध्यम से आती है। 10 लोगों के साथ हम कैसे सामूहिक रह सकते हैं, सामाजिकता यह खेल सिखाती है। तो विद्या भारती में इसलिए खेल का बड़ा महत्व है। और हम खेल कैसे सिखा रहे हैं? खेल इस तरह के सिखाना जिसमें 10 लोग मिल करके कैसे जी सकते हैं। हम कम पैसे में हम कैसे जी सकते हैं, 10 लोगों के साथ बैठ करके कैसे जी सकते हैं, सामाजिकता वो सिखाई जाती है। दूसरों, ये जो पैसा कमा रहे हैं वो सिर्फ हमारे परिवार के लिए नहीं है, वो हमारे समाज का भी के लिए भी, हम समाज के लिए भी हम समाज के घटक हैं। और व्यक्तिगत सुख की अपेक्षा देश का सुख वो ज्यादा बड़ा है। यह जो एक भाव है जिसको हम देशभक्ति कह सकते हैं, यह भाव भी हम धीमे धीमे उसमें, इसलिए हमारे यहाँ शरीर का विकास, मन का विकास, बुद्धि का विकास, आत्मा का विकास, इन 5 चीजों के विकास के दृष्टिकोण से विद्या भारती प्रयत्न करती है। इसलिए विद्या भारती की जो शिक्षा विद्या है, और सौभाग्य से भारत सरकार ने इस बार जो नई शिक्षा नीति में ला रहे हैं, इसमें जो अधिष्ठान शिक्षा है, पूरी शिक्षा है, इस पर उसका जोर है कि विद्या भारती का जो मॉडल है उस पर विचार किया जाए। उस पर वो गंभीरता से विचार कर रही है और उसको लागू करने की दिशा में वो बढ़ रहे हैं। तो इसलिए हमको अपनी शिक्षा व्यवस्था में तो निश्चित रूप से शुरू से मैं विश्वविद्यालय में पहुंच गया है तब की बात नहीं कह रहा हूँ, शिशु अवस्था से ही हमको इसकी ओर ध्यान देना पड़ेगा कि अपनी हमको शिक्षा व्यवस्था में, और अभिभावक को भी ध्यान रखना है कि हमको उसको मशीन नहीं तैयार करना है, बालक का मन विकसित हो, केवल शरीर न विकसित हो, मन विकसित हो, उसकी रुचियां प्रवृत्तियां भी ठीक से विकसित हो, इसकी दिशा में हमको सोचना पड़ेगा। इसलिए मां का एक बहुत बड़ा रोल है इस बालक के निर्माण करने के। और इसलिए प्राचीन काल में हमारे यहाँ जो
16 संस्कार होते थे और उस 16 संस्कार में बच्चे के जन्म के पूर्व ही एक संस्कार होता था जिसमें माँ का संस्कार होता था। माँ को बताया जाता था बच्चा पैदा होने वाला है तो उसका पालन पोषण करना, और उसके बाद से शुरुआत से ही कि इसलिए जो दंपत्ति है इस दंपत्ति को बताया जाए कि बच्चे का, शिशु का पालन कैसे करना। केवल इंजेक्शन लगवा देना ये पालन नहीं है। बच्चा कैसा सुकुमार है उसको कैसे विकसित करना है ये हमारे प्राचीन आचार्यों ने बताया है और उसकी दिशा में हमको फिर से सोचना पड़ेगा। इसलिए वो जो 16 संस्कार हैं जो हमारे शास्त्रों में, उसका हम गहराई से अध्ययन करें और उसको आधुनिक परिवेश में, आधुनिक भाषा में हम कैसे समझाएंगे तो हमको लगता है वो हम उस दिशा में सोच सकते हैं। इसलिए ये परिवेश हमको बदलना पड़ेगा। लोगों के में जो एक स्पर्धा है पैसा कमाना है, इसको खड़ा करना का पैसा नहीं है, हमको परिवार को विकसित करना है, हमको समाज को विकसित करना है। और ये भावना, समाज के हम एक घटक हैं, हम परिवार के एक घटक हैं, हम अकेले नहीं हैं। और कुछ हो गया तो सब कुछ मेरा ही जाएगा, नहीं। और दूसरा, प्रतिस्पर्धा में मान लिया अंक नहीं आए तो इसका अर्थ जीवन बेकार हो गया, ऐसा नहीं। बहुत सारे ऐसे हमारे सामने ऐसे आदर्श हैं जो कई बार वो फेल हो जाने के बाद भी, लेकिन उनकी बाद में जीवन की ऊंचाइयां देखते हैं तो बहुत ऊंचाई तक जाते हैं। तो इसलिए केवल अच्छे अंक प्राप्त कर लेना या यही जीवन का उद्देश्य नहीं है। अच्छा जीवन जीना, अच्छे परिवार को पाल करके दिखलाना, 10 लोगों के साथ कैसे हम जी सकते हैं, यह एक जीवन के आदर्श होंगे। तो मुझे लगता है जब ये परिवेश बदलेगा, ये मन बदलेगा, ये बुद्धि में ये भाव आएगा तो मुझे लगता है ये परिवर्तन एक सिद्धार्थ की ओर, साहस की ओर और प्रशंसा की ओर बढ़ेगा। धन्यवाद संजय जी भाई साहब। निश्चित रूप से पैसे की प्रतिस्पर्धा और पैसा ही सब कुछ है, ये भाव भारतीय मूल संस्कृति का हिस्सा कभी नहीं रहा। भारतीय संस्कृति ने जितना आवश्यक उतना कमाना और शेष समय प्रकृति के लिए, समाज के लिए, ईश्वर प्रदत्त कार्यों के लिए अर्पित करना, ये संदेश दिया। विद्या भारती अपनी पंचकोशात्मक शिक्षा पद्धति और सारी तरह की एक्टिविटीज़ के माध्यम से छात्रों में शुरुआत से ही यही विचार भरने का प्रयास करती है और उसके बड़े सकारात्मक परिणाम इस समय समाज के सामने हैं। विषय फिर वहीं पे आता है कि कुछ ऐसे खान-पान होते हैं, कुछ ऐसी प्रवृत्तियां होती हैं जो धीरे धीरे स्वतः नशे की तरफ बढ़ाती हैं, एकांत की तरफ बढ़ाती हैं और एकांत के साथ साथ फिर डिप्रेशन और विभिन्न तरह की वो मानसिक बीमारियां भी होने लगती हैं जो सहज विकास के लिए या प्रगति के लिए प्रतिकूल होती हैं। तो डॉक्टर महेंद्रा से मैं पूछना चाहूँगा कि होम्योपैथी इस मामले में बड़ी अच्छी ब्रांच मानी जाती है, क्योंकि सारे सिम्टम्स पूछने के बाद आपको क्या अच्छा लग रहा है, आपका मन कैसा रहता है, आपको सूर्योदय अच्छा लग रहा है, सूर्यास्त अच्छा लग रहा है, तो ये सारी विषय पूछने के बाद चूँकि डॉक्टर प्रेस्क्राइब करते हैं कि आपको कौन सी मेडिसिन दी जानी है, तो क्या ऐसा जो समाज में परिवर्तन हो रहा है, जो नशे की तरफ तेज़ी से प्रवृत्ति जा रही है, एकांतवास की तरफ है, एकल परिवार बढ़ रहे हैं, इसमें होम्योपैथी का क्या इनपुट हो सकता है? कौन से ऐसे सलाह अभिभावकों को भी दी जा सकती है जिससे ये प्रवृत्तियाँ रोकी जा सकें? इस पर मार्गदर्शन करें। देखिए, जब हम लोगों को लगे कि हमारे बच्चे में कुछ चेंजेस आ रहे हैं और वो नशे की तरफ जा रहा है या हम जान जाएं, तो हमको चाहिए कि उसको किसी डॉक्टर से ज़रूर कंसल्ट करें, क्योंकि होम्योपैथी में ऐसी मेडिसिन्स हैं जो आदतों को, बुरी आदतों को छुड़ा सकती हैं। हाँ, अच्छी आदतें नहीं पैदा कर सकती, वो तो आपको अपने आप ही सिखाना पड़ेगा, लेकिन बुरी आदतें जो हैं उनको वो सिखा सकती हैं, क्योंकि वो बीमारियां हैं और होम्योपैथी में सिर्फ बीमारियों ही का इलाज होता है। इसलिए जब कभी हमको ऐसा लगे कि हाँ बच्चे में ये तकलीफ़ है, तो हमको एक अच्छे डॉक्टर के पास ले जाना चाहिए और
डॉक्टर उसको जो है अपने सिम्टम के आधार पे कुछ मेडिसिन्स देगा। वैसे मेडिसिन्स कुछ है मैं बता दूं, लेकिन होता क्या है कि सिम्टम्स अलग अलग होते हैं, तो वो एक जनरल आदमी उसको प्रिस्क्राइब नहीं कर सकता। इसलिए चाहिए कि किसी अच्छे डॉक्टर से उसका कंसल्ट करें, उससे काउंसलिंग करवाएं और जो है उसको मेडिसिन्स दें ज़रूर। और उसके साथ साथ देखिए किसी भी बच्चे में या किसी भी व्यक्ति में ये अंदर से इच्छा होनी चाहिए कि हमें ये आदत छोड़नी है। जब तक वो इच्छा नहीं उसके अंदर होगी तब तक मेडिसिन उतना वर्क नहीं करेगी। अपना विल पावर को स्ट्रॉन्ग करना कि हमको ये चीज़ छोड़नी है, खुद अपने आप में अवेयरनेस होनी चाहिए कि ये चीज़ गलत है। नहीं है तो पेरेंट्स को समझाना चाहिए कि बेटा ये चीज़ गलत है, इसको नहीं करना चाहिए। हम चाहें तो काउंसलर से उसकी काउंसलिंग करा सकते हैं, उसके माइंड को स्टेबल कर सकते हैं। और जब हम जाएंगे, जैसे कुछ मेडिसिन्स हैं, हायोसमस है, स्ट्रामोनियम है या कैनाबिस इंडिकम है, कुछ ऐसी मेडिसिन्स हैं जो इसको जो है इसकी नशे की आदत छुड़ा सकती हैं। लेकिन चूँकि नशा तरह तरह का होता है, कोई शराब पीता है, कोई कोकेन खाता है, कोई जो है चरस पीता है, तो इस तरह से, क्योंकि होम्योपैथिक में एक दवा इसकी नहीं है। अगर शराब छुड़ानी है तो अलग दवा होगी, चरस छुड़ानी है तो उसकी अलग दवा होगी। इसलिए आप हमेशा डॉक्टर्स के पास जाके अपने को कंसल्ट करके उस दवा का सेवन करें और विल पावर को स्ट्रॉन्ग करें, तभी आप ये आदतें छुड़वा सकते हैं। धन्यवाद डॉक्टर साहब। निश्चित रूप से काउंसलिंग बहुत आवश्यक है, क्योंकि एक किसी भी बच्चे के लिए या छात्रा के लिए इंडिविजुअल काउंसलिंग के बाद ही उसके लिए जो भी प्रिस्क्रिप्शन दिया जाना है, जिस भी तरह की औषधि दी जानी है, वो दी जा सकती है। आप अपने जितने भी अभिभावक और बच्चे इस परिचर्चा को देख रहे हैं, ब्रॉडकास्ट माध्यम से जुड़े हुए हैं, वो अपने आसपास के ही किसी ऐसे अच्छे होम्योपैथ को ढूंढ सकते हैं और उनसे सलाह ले सकते हैं। प्रोफेसर ज्योत्सना सिंह जी, आप तो उस जगह पे पढ़ा रही हैं जहाँ से बच्चे फिर अपने पैरों पर खड़े होने के लिए तैयार होते हैं। 12वीं तक की पढ़ाई अलग तरीके की होती है, ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई एकदम डिफरेंट होती है। उस समय बच्चे कंपटीशन की भी तैयारी कर रहे होते हैं, तरह तरह के प्रोफेशनल स्किल्स भी डेवलप कर रहे होते हैं। लेकिन भारतवर्ष में इतने बड़ी आबादी में, जिसमें लगभग 1/3 बच्चे आज पढ़ाई कर रहे हैं, 130-35 करोड़ की आबादी में जोड़ें तो 40 करोड़ बच्चे हैं। इन 40 करोड़ बच्चों के लिए इंटीग्रेटेड काउंसलिंग जैसा सिस्टम आज तक नहीं डेवलप होने पाया। और अपने आप बच्चे पास होते हैं, 12वें में परसेंटेज के आधार पे यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन हो जाते हैं। कुछ एंट्रेंस एग्ज़ाम के मार्क्स होते हैं, कुछ एकेडमिक मार्क्स होते हैं, और जो बच्चे ज़्यादा मार्क्स पाते हैं उनको एडमिशन मिल जाता है। बाकी इधर उधर कुछ ना कुछ करने की कोशिश करते हैं। क्या ऐसी कोई व्यवस्था शिक्षा जगत से जुड़े हुए आपके जैसे लोग नहीं क्रिएट कर सकते हैं कि 8th पास करने के बाद हम बच्चों को मार्गदर्शन कर सकें कि किस जगह पे जाने से तुम्हें एंटरप्रेन्योरिज्म आ जाएगा, आप खुद एक रोज़गार देने वाले व्यक्ति बन जाओगे, आप नौकरी के लिए भागने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको। तो 8th के बाद अगर ये काउंसलिंग होने लगे और टिल सेटलमेंट, जब तक बच्चा कहीं किसी जगह पे सेटल ना हो जाए, तब तक हम उसे ट्रैक कर पाएँ और उसको रेगुलर काउंसलिंग दे पाएँ, ऐसी व्यवस्था का क्यों अभाव है और कैसे ये लाई जाए, इस पे मार्गदर्शन करें। काउंसलिंग, इंटीग्रेटेड काउंसलिंग, देखिए काउंसलिंग एक ऐसा शब्द है जिसको मैं कहूँगी कि आप जब किसी एक व्यक्ति विशेष से आप क्वेश्चंस पूछते हैं और उसके मस्तिष्क में चलने वाले भाव को रीड करते हैं आप उनके क्वेश्चंस के थ्रू, फिर आप उसको कोई एक्शन सजेस्ट करते हैं कि भाई आपने बहुत अच्छी तरह से उसको स्टडी करा, वो भी बहुत एकदम मतलब स्क्रैच से आप स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन पूछना उससे, कि उसको पता भी ना चले कि आप किस लिए उसको आप इतने क्वेश्चंस उसके ऊपर दाग रहे हैं। बहुत धीमे 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 धीमे, और फिर तो ये मुझे लगता है ये जो काउंसलिंग होनी चाहिए, एंड हम लोग प्रयास भी कर रहे हैं काउंसलिंग के लिए, और बहुत सारे विलेजेस अडॉप्ट कर रखे हैं यूनिवर्सिटी ने भी। लेकिन जैसे काउंसलिंग एक यूनिक प्रोसेस है,
तो मतलब अगर हम किसी स्टूडेंट की काउंसलिंग करना चाहते हैं तो हम मास में काउंसलिंग कभी बहुत अच्छी काउंसलिंग नहीं हो सकती है। दिस इज़ अ यूनिक प्रोसेस। तो अगर आप मान लीजिए कि इतने स्टूडेंट्स हैं, हम सबकी काउंसलिंग करना चाहें तो दैट मीन्स उतने मैन आवर्स हमें चाहिए उनकी काउंसलिंग करने के लिए। तो उतने मैन आवर्स चाहने के लिए तो मतलब वो एक बहुत डिफ़िकल्ट टास्क है। तो क्या करा जा सकता है, जो मेरे दिमाग में अभी अभी विचार आ रहा है। देखिए, यूनिवर्सिटी बहुत कोशिश करती है कि वो गांव से, और बहुत सारे गांव अडॉप्ट कर रखें कि वो एकदम प्राइमरी स्टेजेस से जाकर के कहीं ना कहीं वो जो हेल्प कर सकती है, जो उसने इतना एजुकेशन में जो सिस्टम से जो गेन करा है, जो उसने अपने अंदर चीज़ें विकसित करी है, वो कहीं ना कहीं सोसाइटी को वापस करे। लेकिन अब समस्या आती है कि अगर हम इंटीग्रेटेड काउंसलिंग की बात कर रहे हैं तो हमें कुछ ऐसे ग्रुप्स बनाने पड़ेंगे स्टूडेंट्स के जो कि सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक ग्रुप्स होंगे। तो सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक ग्रुप्स अगर ये हम स्कूल लेवल पे, जिस समय हमारा स्टूडेंट एंटर कर रहा है, दैट मीन्स मान लीजिए 5th, ये सब एकदम नेसेंट स्टेज होती हैं जहाँ से बच्चे अपने आप को डेवलप। 5th स्टैंडर्ड में बच्चा जनरली सारे स्टूडेंट एक ही तरह का खेल खेलते हैं, एक ही तरह की चीज़ें करते हैं, एक ही तरह की चर्चाएं करते हैं। लेकिन जैसे ही वो 8th स्टैंडर्ड में आता है, उसके बाद कुछ का साइंटिफिक टेम्परामेंट डेवलप हो रहा होता है, कुछ का लिंग्विस्टिक में टेम्परामेंट। अब नाउ दिस इज़ द स्टेज, यहाँ पर एक्चुअली स्कूल में कुछ ग्रुप्स बनाने चाहिए स्टूडेंट की एक्टिविटी रीड करके, कि इन स्टूडेंट्स का अगर हम काउंसलिंग सेशन कराएं, इवन मतलब मान लीजिए 5, 6, 7 ग्रुप्स, और वो उसमें कुछ एक क्वेश्चनर होना चाहिए जो स्टूडेंट्स को आप दीजिए इनिशियल स्टेज पे। क्लास 8 में वो क्वेश्चनर तो नहीं फिल कर पाएंगे, दैट मीन्स वो टीचर हर एक इंडिविजुअल स्टूडेंट से वो क्वेश्चनर फिल कराए, जिससे आप ये समझ पाएँ कि अच्छा, अगर हम इंटीग्रेटेड काउंसलिंग सेशन 10 हम कराते हैं तो ये स्टूडेंट मोस्ट एप्रोप्रिएटली इस इंटीग्रेटेड काउंसलिंग सेशन में फिट हो जाएगा। तो इस तरह से हम कुछ इंटीग्रेटेड काउंसलिंग सेशन हम कर सकते हैं। लेकिन फिर भी मैं यहाँ पर एक चीज़ कहना चाहूँगी, इंटीग्रेटेड काउंसलिंग सेशंस में आप एक जनरल स्टूडेंट की तो काउंसलिंग कर सकते हैं, बट कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जिनको सही में या तो बहुत ऊपर जाने वाले होते हैं, या तो उनके अंदर कुछ ना कुछ इतना भारी अनरेस्ट होता है कि वो किसी से नहीं कह पा रहे होते। तो ये दोनों स्टेजेस को हमें अलग करना पड़ेगा, और इन स्टूडेंट्स की काउंसलिंग के लिए वी नीड अ इंडिविजुअल काउंसलिंग, तब इंटीग्रेटेड काउंसलिंग से। लेकिन तब भी हम थोड़ा सेग्रीगेट कर लेंगे कि 10 ग्रुप्स हमने ऐसे बना लिए, फिर हमने कुछ स्टूडेंट्स हमने हर स्कूल से, मान लीजिए हमारे पास 5 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनको इंडिविजुअल काउंसलिंग के थ्रू हम बिल्कुल ट्रैक पे ला सकते हैं, तो वो बहुत डिफ़िकल्ट टास्क नहीं होगा। और यूनिवर्सिटी लगातार इस दिशा में काम कर रही है। वो अब मतलब हम लोग प्राइमरी शिक्षा से, हम लोग गांव से, किसानों से जुड़ रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं, देखिए कितना। लेकिन ये ज़रूर आपका सजेशन ठीक है कि हम लोग इंटीग्रेटेड काउंसलिंग के लिए कुछ क्या फॉर्मेट तय करना है वो सोचा जा सकता है। धन्यवाद प्रोफेसर ज्योत्सना सिंह जी। तो अब अंतिम राउंड में हम लोग कुछ बड़े फास्ट मोड की बातें करेंगे। सामान्य रूप से भारतवर्ष की युवा आबादी जिस तेज़ी से बढ़ रही है और विश्व पटल पे हम सफलता के नए नए कीर्तिमान बना रहे हैं, इन सारे कीर्तिमानों के बीच में हमारी सामूहिकता का जो लोप हुआ है, जो दूसरे की मदद करने की भावना का लोप हुआ है, और स्वयं पे अधिक से अधिक खर्च करना, स्वयं को अधिक से अधिक महंगे कपड़े, महंगी गाड़ी, महंगा सिस्टम, उसकी बजाय हम 4 बच्चों को या 4 ऐसे लोगों को सपोर्ट करें जो भविष्य के कर्णधार हों। इस भाव का भी जो लोप हुआ है, ये भी नशे की लत की तरफ ले जा रहा है, ये भी एक दुर्भावना की तरफ मस्तिष्क को घुमा रहा है। तो संजय जी भाई साहब, आपसे इस पे मार्गदर्शन चाहिए कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ द्वारा विगत लगभग 100 वर्ष होने वाले हैं, अगले 2 साल बाद 100 वर्ष पूरे करेंगे हम लोग। तो इन इतने प्रयासों के बाद, सारा सब समाज एकजुट करने की प्रयत्न के बाद भी
ये जो अपर क्लास है, ये अपर क्लास अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ और अपनी ड्यूटीज़ से कैसे हम जोड़ पाएँ, इस पे आप लोगों का क्या प्रयास है और कैसे हम इसे सफलतापूर्वक लोगों के बीच में लाएं, जिससे नशे की लत से भी बच्चों को बचा सकें, मार्गदर्शन करें। देखिए, प्राचीन काल में हमारे यहाँ मंदिर, मठ, गुरुकुल, परिवार और संन्यास की जो परंपरा है, ये 4 ऐसी पद्धतियाँ थी जो व्यक्ति को संभालती थी, प्रेरणा देती थी। आज की परिस्थिति जैसी है तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ इस दिशा पर एक प्रकार से इस गैप को भरने का प्रयत्न कर रहा है और उसके अंदर एक कुटुंब प्रबोधन की एक पद्धति विकसित कर रहा है, जिसमें से उसने कहा है कि आप पूरा परिवार सप्ताह में 1 दिन 2 घंटे के लिए अनौपचारिक बैठे। उसमें टेलीविज़न नहीं होना चाहिए, उसमें न्यूज़पेपर नहीं होना चाहिए, उसमें क्रिकेट नहीं होना चाहिए, इसमें मोबाइल नहीं होना चाहिए। अनौपचारिक रूप से 2 घंटे के लिए सप्ताह में पूरा परिवार अनौपचारिक रूप से बैठे और वो गपशप करे। फिर हमारे परिवार का जो परिवेश है उसमें से ये विषय हो कि हम देश और समाज के लिए क्या कर सकते हैं, तो उसमें से देश और समाज के लिए थोड़ा सा चिंतन करने का प्रयत्न करें। हम भोजन करते हैं तो भोजन करते समय परिवार में रात्रि को या दिन में कम से कम एक बार सभी परिवार के सदस्य एक साथ मिलकर के भोजन कर सकते हैं क्या? तो हमारा बच्चा क्या खा रहा है, क्या नहीं खा रहा है, कैसे खा रहा है, क्यों आज बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं। जब हम लोग हमारे पास एक 10 साल के 12 साल के बच्चे पहुंच रहे हैं, उससे ऊपर पहुंचते हैं तो बहुत सारी चीज़ें छूट गई हैं। वो दाहिने हाथ से खा रहे हैं कि बाएं हाथ से, आप कई बार ध्यान ही नहीं आता कि बाएं हाथ से खा रहे हैं कि दाहिने हाथ से खा रहे हैं। उनको किसी ने सिखाया ही नहीं है। वो पलथी मार करके बैठ नहीं पा रहे हैं। उनकी जो कमर है, वो जो सीना है, वो अंदर की ओर धंसा है, बैठने का स्टाइल नहीं ठीक से परिवारों में हो रहा है। तो ये सामान्य चीजें दिख रही हैं। तो इसलिए हम परिवार के साथ बैठ करके और ये सामूहिक भोजन माने परिवार के साथ एक बार बैठना, भोजन करना, परिवार के साथ अनौपचारिक गपशप करना। हम अपने फंक्शन करते हैं, बच्चे का जन्मदिन जैसे है, तो हम बच्चे के जन्मदिन में हम बच्चे से को कहते हैं कि हम बच्चे को क्या गिफ्ट दे रहे हैं, जबकि बच्चे का जन्मदिन है, उसके मन में ये विचार देना चाहिए कि इस बच्चे का जन्म है, ये समाज के लिए क्या दे। तो बच्चे से हम क्या दान दिलाते हैं क्या? हमारे शास्त्रों में जब भी कोई कार्यक्रम होता था तो उससे दान दिलाया जाता था। आज क्या है, वो दान लेता है। हम स्वार्थ बचपन में ही उसको विकसित कर दे रहे हैं कि हम केवल लेने के लिए, देने के लिए नहीं है। तो इसलिए छोटी छोटी चीजें हैं, ये हमको जरा ध्यान देना पड़ेगा। तो हमारी जीने की ये जो एक पहलू है परिवार में, इस दिशा में सोचना है। इसलिए परिवार प्रबोधन एक बहुत बड़ा विषय आया है। हम गांव में हैं तो गांव में एक उम्र हो गई, 50 साल 60 साल के बाद उम्र हो गई, तो उनको लगता है कि अब मेरे जीवन का कोई अर्थ नहीं है, अब हम वृद्ध हो गए हैं, हम अकेले हो गए हैं। जबकि हमारे यहाँ बताया जाता था कि भाई गृहस्थ जीवन के बाद वानप्रस्थ है, वानप्रस्थ के बाद संन्यास है। वानप्रस्थ माने क्या? घर का रहना, अपने घर का खाना, लेकिन समाज के लिए काम करना। तो हम अपने गांव में हैं, अपने मोहल्ले में हैं, हम उस दिशा में सोच सकते हैं क्या? हमारे मोहल्ले में एक मंदिर है, इस मंदिर में सब पूरे घर के, पूरे मोहल्ले भर के लोगों को इकट्ठा करके हम आरती कर सकते हैं क्या? तो उनमें एक भक्ति भावना, एक आध्यात्मिक भावना, अपने परिवेश को ठीक करने की जिम्मेदारी किसकी है? हमारी है। इसलिए 50 साल 60 साल की अवस्था के बाद जो एक वानप्रस्थ है, माने 2 घंटे 3 घंटे हम समाज के लिए दे सकते हैं क्या? उससे उनका भी मन ठीक होगा, उससे उनका भी मन होगा। तो
आज क्या हो रहा है कि जो बहू आई है और अधिक उम्र के उसकी जो सास है तो वो एक प्रतिस्पर्धी है। यह भावना उसके अंदर मार दिया गया कि एक दूसरे की प्रतिस्पर्धी है। वो ससुर हो गया है तो वो घर के लिए अनुपयोगी हो गया है। वो समाज के लिए काम कर सकते हैं क्या? उसका एक जीवन का एक अनुभव है, उसको वो कर सकता है क्या? तो समाज जीवन के लिए वानप्रस्थ का अर्थ ये नहीं है कि जंगल जाना। वानप्रस्थ का अर्थ है हम समाज के लिए समय देते हैं। इसलिए जो समय दे सकते सबको अपने जीवन में लेना चाहिए कि हम 2 घंटे 1 घंटे समाज के लिए देना प्रारंभ करें। तो उसमें क्या करना है? उसमें हम अपने मोहल्ले के बच्चों को इकट्ठा करके उनको कहानियां सुना सकते हैं क्या? देखिए, कहानियों का बहुत बड़ा एक ये भी बहुत बड़ा कारण, कहानियां लोप हो गई। हम नानी और दादी से कहानियां सुनते थे और उन कहानियों में हम संघर्ष सिखाते थे। हम उसमें जो हीरो है हमारा, उसको विजय सिखाते थे। कैसे विजय प्राप्त, विभिन्न कठिनाइयों के बीच में वो विजय कैसे प्राप्त, उसका आत्मविश्वास उसका बढ़ता था, सहिष्णुता उसमें आती थी, उसको समाज के प्रति उसका विश्वास आता था। उन कहानियों में आप देखेंगे तो दादी नानी की कहानियां समाप्त हो गई। हमारा हीरो कौन है? अभिमन्यु है। हमारा हीरो कौन है? लवकुश है। हमारा प्रहलाद है, ध्रुव है। इनको हम मोहल्ला भी में जो हमारा है, हमारे पड़ोस में जो बच्चा है वो भी मेरा भतीजा है, वो भी मेरा नाती है। तो हम वो अगर अच्छा होगा तो समाज अच्छा हो, उसके प्रति हमारा दायित्व है कि नहीं है? इसलिए हम अपने मोहल्ले के लोगों को इकट्ठा करके उन बच्चों को हम कहानी सुना सकते हैं क्या? ठीक है, बच्चे की माँ किसी कारण से व्यस्तता होगी, लेकिन मैं भी तो इसका बाबा हूं, मैं भी तो इसका चाचा हूं। उसको संस्कारित करने की जिम्मेदारी मेरी भी तो है। इसलिए मोहल्ले वाइज ऐसे समाज अपने इस रोल को प्रकट करने की दिशा में आगे बढ़े। समाज माने व्यक्तियों से ही समाज होता है। इसलिए हर परिवार से जिसके पास भी जो समय है या हम खाली हैं, उससे उसका भी मन ठीक होगा, उससे उसका भी हो। छोटा छोटा हम सहयोग कर सकते हैं। दान, मजाक में पहले के अंग्रेज उड़ाते थे कि यह दान क्यों किया जाता है, लेकिन उनको मालूम नहीं है हम दान के माध्यम से समाज को खड़ा करते थे। शिक्षा व्यवस्था, चिकित्सा व्यवस्था ये निःशुल्क थी। लड़की की जो शादी है ये निःशुल्क थी। ये हमारी पद्धति है। और इस नाते परिवार के साथ साथ समाज को एक बहुत बड़ी भूमिका में आगे आना पड़ चाहिए। और इसलिए समाज के चिंतकों को ऐसे मंदिर को केंद्र मान करके या सत्संग को केंद्र मान करके या जहां 10 लोग बैठ सकते हैं, ऐसे कार्यक्रमों को इकट्ठा करके और समाज को संचालित करने वाले एक ग्रुप को मोहल्ले में हमको विकसित करना पड़ेगा, गांव में हमको विकसित करना पड़ेगा। और वो मोहल्ले को संभालेंगे, गांव को संभालेंगे तो एक हमारा वातावरण शुद्ध होगा। इसलिए संभालने के लिए समाज के चिंतकों को आगे आना पड़ेगा। मुझे लगता है इस विषय में सोचना पड़ेगा। धन्यवाद संजय जी भाई साहब। निश्चित रूप से परिवार प्रबोधन एक बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना है और छोटे छोटे समूहों में परिवारों को जोड़ना, पुनः संयुक्त परिवार व्यवस्था को एक बार स्थापित करना और बच्चों को बुजुर्गों से कनेक्ट करना, बाबा दादी नाना नानी इन सब से कनेक्ट करना, ये राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का एक बहुत बड़ा अभियान है। और आने वाले 10 से 15 वर्षों में हम पुनः संयुक्त परिवार व्यवस्था को प्रबल बनाएं, ऐसा हम लोगों का एक संदेश है। डॉक्टर महेंद्र, आपने जिस कालखंड में होम्योपैथी की पढ़ाई की होगी, उस समय बमुश्किल 1 से 2% लड़कियां इस प्रोफेशन में जा पा रही थीं। और आने वाले 1990 से पहले का हम लोग देखते हैं तो केवल 3% ऐसी महिलाएं थीं जो अपने पैरों पे खड़ी थीं। शेष हाउसवाइफ और दूसरे तरह के जीवन में थी। तो आपको क्या लगता है कि समाज जैसे जैसे बदला और महिलाओं का सशक्तिकरण हुआ, महिलाओं ने विभिन्न क्षेत्रों में सफलता के जो झंडे गाड़े, उन सबको देखते हुए आज इस मातृशक्ति को नशे से सुरक्षित रखना और
इनको किसी भी तरह के दुर्व्यसनों में न जाने देना, आप जैसे लोगों के समूह के माध्यम से कैसे किया जाए, कैसे कम से कम 10-10 ऐसी छात्राओं को जो किसी भी तरह के दुर्व्यसन में चली गई हैं, आप जैसे सशक्त महिलाएं उनका मार्गदर्शन कर पाएँ, ऐसी क्या योजना दी जा सकती है जो हम लोग समाज में प्रस्तावित कर सकें, बताने की कृपा करें। देखिए, जब मेडिकल लाइन में आई थी तो पूरे उत्तर प्रदेश में अकेली ही महिला थी जो कॉलेज में टीचिंग करने आई थी। उसके बाद धीमे धीमे इतना चेंज आया कि आज हमारे कॉलेज में 75% लड़कियां होती हैं, 25% लड़के होते हैं होम्योपैथिक क्षेत्र में। लेकिन अच्छा है, धीमे धीमे महिलाएं आगे बढ़ रही हैं, सब अच्छी बात है, समाज आगे बढ़ रहा है। जहाँ तक नशे का सवाल है, जहाँ महिलाओं में नशे की प्रवृत्ति भी जो बढ़ रही है, वो एक रियली गंभीर समस्या है। इसके लिए तो बस यही है कि हम उनको जो है काउंसलिंग, उसके साइड इफ़ेक्ट्स और जो घर का वातावरण है, बाहर समाज का वातावरण है, वो अच्छा रखने की और अच्छा देने की कोशिश करें। उनकी सोसाइटी अच्छी हो, उनके फ्रेंड्स अच्छे हों, इस चीज़ को हम लोग वॉच करें। बड़े हैं, समझदार हैं, इस तरह हम बच्चे को अपना वॉच करें कि बच्चा हमारा किसके साथ उठता बैठता है, क्या चीज़ें लेता है, कैसे अपनी ज़िंदगी को बिता रहा है, उस पर हम अपनी दृष्टि रखें और कोशिश करें कि उसको समय दें। बच्चों को समय देना बहुत ज़रूरी है। जो माँ बाप बच्चों को समय नहीं देते हैं तो वो अकेलापन प्रतीत करते हुए अन्य गलत रास्तों पे चले जाते हैं। उसको हमें ज़रूर देखना चाहिए, हम अपने बच्चे को समय दें। और अगर हमको लगता है कि हम समय नहीं दे पा रहे हैं तो कम से कम हफ्ते में 2-3 बार बैठ के बच्चे के साथ बात करें, उसकी तकलीफ़ों को सुने, उसके कंपनी दें। तो और जहाँ तक नशे से हम बचा सकते हैं बच्चों को, उनको उसके साइड इफ़ेक्ट्स बच्चों को बताएं कि क्या बच्चों, अगर तुम गलत रास्ते पे जाते हो या गलत सेवन करते हो तो ये तुम्हारे साइड इफ़ेक्ट्स होंगे, तुम्हारी सारी ज़िंदगी ख़राब हो जाएगी। थोड़ा सा कहते हैं पल भर का मज़ा, जीवन भर की सज़ा। तो इन सब से हम बच्चे को बचा सकते हैं। इन्हीं तरह से हम लोग काउंसलिंग और दवाइयों और कंपनी, सबसे बड़ी तो है माहौल अच्छा दें। तो इसकी ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी कि हम उसे दवाई देना पड़े, काउंसलिंग करना पड़े, इन सब की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। क्योंकि अकेले अकेले लोग रह रहे हैं आजकल, संयुक्त परिवार नहीं है, तो कंपनी की तो ज़रूरत होती ही है। हर व्यक्ति को अपने एज की कंपनी की ज़रूरत होती है। तो इन चीज़ों का ध्यान देना चाहिए, खान पान पे ध्यान देना चाहिए, अपने भारतीय संस्कृति से उन्हें अवगत कराते रहना चाहिए। पूजा है, पाठ है, योगा है, इन सब है। खुली वातावरण में सैर करना है, समय से उठना है, समय से सोना है, पढ़ाई पे ध्यान देना है, बड़ों का आदर करना है। ये सब बातें समझाते रहेंगे तो बुद्धि उनकी सही रहेगी तो सही चलेंगे सब। बिल्कुल सही, धन्यवाद डॉक्टर साहब। निश्चित रूप से एक अच्छा प्रयास हो सकता है फिर से, और बच्चों के लिए जो भी कुछ संभव है काउंसलिंग के माध्यम से या किसी भी तरह के अच्छे विचारों के माध्यम से वो ज़रूर किया जाना चाहिए। प्रोफेसर ज्योत्सना सिंह जी, आपके पास जब बच्चे आते हैं तो कम से कम 3 साल, और अगर पूरी पढ़ाई कर रहे हैं, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, रिसर्च, तो कई बार 8-8, 10-10 साल तक आप लोगों के पास रहते हैं। पूर्व में जो भारतीय शिक्षण पद्धति थी, जो गुरुकुल पद्धति थी, उसमें आचार्य ही आदर्श होता था, वही मॉडल होता था। उस मॉडल को फॉलो करते थे सारे बच्चे, पूरा समाज, और इवन माँ बाप तक फॉलो करते थे उस आचार्य के पद्धति को। कहीं पूरे देश का जब एक विजन लेते हैं हम लोग, तो कहीं ये भी एक विडंबना आके खड़ी हो गई है कि अब टीचर्स रोल मॉडल नहीं रहे, और स्टूडेंट के लिए उनका जो रोल मॉडल का एक ग्रेस था, जो ग्लैमर था, वो पूरी तरह से लगभग समाप्त हो चुका है। इसको कैसे सुधारा जाए जिससे बच्चे फिर से टीचर्स को रोल मॉडल माने और बच्चे उसी आदर्श को फॉलो करने की कोशिश करें, इस पे मार्गदर्शन करने की कृपा करें। देखिए, गुरुकुल
का जो कॉन्सेप्ट था उसमें क्या होता था कि जो भी बच्चे होते थे, हाँ मतलब 7-8 साल के लिए, वो एक कैंपस के अंदर गुरु के संग और उस कैंपस के अंदर की जो एक्टिविटी है उसके संग ही उनका पूरा जीवन व्यतीत होता था। वो बहुत कम ही मतलब समाज के और पहलुओं से कनेक्ट होते थे। तो वो जो उनका इंटरेक्शन हो रहा है वो गुरु से हो रहा है, अपने सहपाठियों से हो रहा है, या उस प्रेमाइस के अंदर जो लोग मौजूद हैं उनसे हो रहा है। अब क्या है कि अगर आप जैसे हम यूनिवर्सिटी की बात करें, स्टूडेंट आता है यूनिवर्सिटी के अंदर, तो अब उसके हाथ में मोबाइल भी है, उसके संग में लैपटॉप भी है। तो जब वो उसके संग मोबाइल भी है, उसके संग लैपटॉप भी है, तो उसके पास अनंत दुनिया है जिसको वो जब चाहे जैसे चाहे वो उसको वैसे देख सकता है। ठीक है, तो अब स्टूडेंट का देखिए, बच्चों का दिमाग जो होता है बहुत स्ट्रीमलाइन नहीं होता है, तो बहुत आसान सी चीज़ें, आप किसी बच्चे के सामने कोई बहुत गलत शब्द बोलिए तुरंत पकड़ लेता है। बहुत अच्छे शब्द आप लगातार बोलते रहिए, वो शायद वो ग्रैस्प नहीं कर पाएगा, लेकिन आप कोई ख़राब शब्द बोल दीजिए, वो देखिए वो तुरंत उसको पकड़ लेगा। तो अब क्या है भाई, हम वहाँ पर मौजूद हैं, हम वहाँ पर बच्चों को शिक्षा दे रहे हैं, लेकिन उस शिक्षा के संग संग एक पैरेलल वर्ल्ड चल रहा है, जो कि पैरेलल वर्ल्ड पे हमारा कोई कंट्रोल नहीं है। तो बस ये हम कर सकते हैं, जो मुझे अभी ऐसा लग रहा है कि हम स्टूडेंट्स को थोड़ा सा क्या देखना है, क्या नहीं देखना है, इसके ऊपर उनको एक थोड़ा सा हम ज्ञान दे सकते हैं कि भाई अगर आप इस तरह से अपने आप को डेवलप करोगे तो आप इस तरह से आप इस तरह के इंसान बनोगे, और अगर आप ये चीज़ें देखोगे तो आप, जैसे पहले टेक्स्ट बुक हर स्टूडेंट के पास होती थी, हमारी यूनिवर्सिटी में अभी भी टेक्स्ट बुक हर स्टूडेंट लेके आता है, तो उसके बैग में टेक्स्ट बुक होती है अभी भी। लेकिन आप वैसे कभी स्टूडेंट को देखिए, आप कभी गौर करिए तो स्टूडेंट कैसे जा रहा होता है, उसके हाथ में ना कोई बैग है ना कुछ है, वो चला जा रहा है। क्या करने आ रहा हो? पढ़ने आ रहा हो, एक पेन लिए हुए। तो ये सारी जो आदतें हैं उनको हमें बिल्कुल इनको ख़त्म करना पड़ेगा। उनकी बुक रीडिंग हमें फिर से डेवलप करानी पड़ेगी, जहाँ वो बुक रीडिंग, चाहे वो पहले टेक्स्ट बुक ना रीड करें, नहीं भाई पढ़ाई में कंसंट्रेट कर पाना डिफ़िकल्ट होता है, हर एक को मालूम है। अब हम लोग एक एज, शायद ये अब हमारा शौक़ हो गया इसलिए हम पढ़ते हैं, लेकिन अगर मेरा शौक़ ना होता तो पढ़ पाना कोई बहुत आसान बात नहीं होती। तो हम उनको वो बुक्स की तरफ अलाइन करें जिनमें उनका इंटरेस्ट हो, चाहे कोई स्टोरी बुक, चाहे कोई इस तरह की बुक्स जो मोटिवेशनल बुक्स हों, कि वो पढ़ें। और उन मोटिवेशनल बुक्स को पढ़ने की, जैसे अभी एक अभियान चला था जिसमें कि सारे स्टूडेंट्स को बैठ करके 1 घंटा पढ़ना होता था। तो इस तरह की कुछ एक्टिविटीज़ हमें और समाज में लानी चाहिए, जिसमें वो बुक के थ्रू रीड करें, जब पन्ने को पलटने का एहसास लें, और थोड़ा सा कंप्यूटर जगत से ज़रा थोड़े अपने आप को दूर करें। तो अगर इस तरह से हम कर पाएंगे, टेक्स्ट बुक की आदत दोबारा स्टूडेंट्स को लगवानी पड़ेगी। बिल्कुल सही है। धन्यवाद प्रोफेसर ज्योत्सना सिंह जी। निश्चित रूप से बुक रीडिंग, राइटिंग और लिख के अपने विचारों को व्यक्त करने की क्षमता, ये एक अलग विधा होती थी, जिसको धीरे धीरे आज की पद्धति में बहुत ज़्यादा स्थान नहीं रह गया। और जो कैंपस बहुत बड़े बड़े हैं देश के, बल्कि दुनिया के बोलें तो वहाँ पे तो पेन गायब ही हो चुका है, और लैपटॉप पे ही सारा कंटेंट उनको मिलता है। लैपटॉप पे ही सारे तरह के असेसमेंट होते हैं, सारे तरह के असाइनमेंट दिए जाते हैं, असाइनमेंट सबमिशन होते हैं। तो आजकल के बच्चों को अगर देखा जाए तो उनकी हैंड राइटिंग भी बहुत ही ख़राब हो गई है, लिख नहीं सकते सीधा वो। तो ये सब जो चीज़ें छूटी हैं, इनको कम से कम प्रारंभिक स्तर पे पुनः जोड़ना पड़ेगा, अपने साथ लाना पड़ेगा। जो एकाकी जीवन हो गया है उसको ख़त्म करना पड़ेगा। गार्जियंस, टीचर्स और स्टूडेंट का एक साथ इंटरेक्शन भी
ज़रूरी है। जो पहले पेरेंट टीचर मीटिंग होती थी, उस पेरेंट टीचर मीटिंग में एक दौर था कि पेरेंट्स ये जानने जाते थे कि बच्चे की परफॉर्मेंस कैसी है। आज थोड़ा सा मनोविज्ञान बदल गया है और पेरेंट्स ये बताने जाते हैं कि उसके स्टूडेंट में ये चीज़ें क्यों नहीं आ रही हैं, मैंने तो स्कूल की फ़ीस दे दी है, अब स्कूल इसके बारे में वो करे। तो ये जो भाव बदले हैं, इन सबको फिर से पुनर्जीवित करना पड़ेगा। टीचरों के प्रति भाव लाने पड़ेंगे, समाज के प्रति भाव लाने पड़ेंगे, परिवार सही करने पड़ेंगे। और फिर से हम जब एक साथ, जैसा संजय जी भाई साहब ने बताया कि कम से कम सप्ताह में एक ही दिन सही एक साथ बैठ के 2 घंटे 3 घंटे बिताएंगे, तो अपने आप सारे विचार, सारे जो गलत आदतें हैं वो ट्रैक होने लगेंगी, पकड़ आने लगेंगी और उनसे दूर होने लगेंगे बच्चे। तो निश्चित रूप से बच्चों को अधिक से अधिक समय दिया जाए। आज के तीनों वक्ताओं ने इस विषय को बहुत ज़्यादा ध्यान से बोला कि बच्चों को समय अधिक से अधिक पेरेंट्स के द्वारा और उसके घर वाले नाते रिश्तेदारों के द्वारा दिया जाना चाहिए। तो आज की परिचर्चा हम यहीं पर समाप्त करते हैं। अगली परिचर्चा में अगले मंगलवार को फिर कुछ विशिष्ट लोगों के साथ इसी स्टूडियो में हम आपके साथ होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।